ठीक है, अब ये बताइए कि स्क्रीन पर आप ये चैप्टर देख पा रहे हैं? स्पीकअप बोलिए। भारत में सन 1991 से आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें इसका एक मोटा मोटा खाका जो था वो मैं आपको पहले ठीक है, अभी स्क्रीन फिर से देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, एक बार फिर से उसका ओवरव्यू आपकी किताब से लेते हुए चलते हैं। और जैसा कि अभी दो क्वेश्चन स्वीटी ने और शताक्षी ने पूछे, तो आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो जब मैं अभी एड्रेस करूंगा पैराग्राफ वाइज, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन जिस पैराग्राफ में आए आप वहां पर मुझे रुक करके वो सेंटेंस पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ से पढ़ते हैं। ओके, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, पहले पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया है कि हमारे देश में 1980 सर के वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है या खराब आ रही है, कट कट के आ रही है? अभी बताएं बच्चों, क्या अभी आवाज आ रही है? बोलिए, कोई एक बच्चा बोल के बताए तक बात करें। हो गई बातचीत? तो चलो अब शुरू करते हैं फिर से। होपफुली अभी नेटवर्क का इशू जो है वो सॉल्व हो चुका है, अब दिक्कत नहीं आएगी। जो हम लोग चैप्टर में जो चीजें कंटिन्यू कर रहे थे वो ये था कि आर्थिक सुधार, और इसमें जो एलपीजी था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उसकी सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन देते हुए बताया है कि 1980 के दशक तक जो हमारे देश में पब्लिक जो इंडस्ट्रीज थी, सार्वजनिक जो उपक्रम थे, उनमें अकुशल प्रबंधन एक समस्या थी, जिसकी वजह से सरकार चलाने और विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो सार्वजनिक उद्यम और करों के माध्यम से सरकार फंड एकत्रित करती थी, जब व्यय आय से अधिक हो जाता था तो सरकार क्या करती थी, बैंकों से, जनसामान्य यानी कि पब्लिक से, या बहुत बार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से पैसा उधार ले लेती थी। मतलब सरकार की आमदनी जब कम पड़ती थी उसके व्ययों को पूरा करने के लिए, तो वो लोन ले लेती थी। ठीक है, राजस्व माने होता है सरकार की जो आमदनी है, जो टैक्स वगैरह सरकार लगाती है, अगर वह कम हो जाता था तो ऐसा होने पर सरकार को बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और जिसकी वजह से सरकार को खर्चा ज्यादा करना पड़ता था। बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, गरीब ज्यादा हो जाएंगे तो उनके लिए कम से कम जीवन निर्वहन हो पाए इसके लिए उन्हें फ्री में अनाज वगैरह देना पड़ेगा, अन्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तो सरकार के खर्चे और बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति कि उस समय देश में घाटे की अर्थव्यवस्था या घाटे की वित्त व्यवस्था की शुरुआत हो गई। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है? जब सरकारें बजट ऐसा बनाती हैं कि उनकी आय के स्रोत कम निर्धारित करती हैं और वो दिखाती हैं कि उन्होंने खर्चा ज्यादा करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आपकी अठन्नी आमदनी है और आप खर्चा रुपया करना चाहते हैं, तो आप 50 रुपए या तो भीख मांगेंगे कहीं या उधार लेंगे, है ना। सरकार भीख तो मांग नहीं सकती, इतना बड़ा कटोरा नहीं बना थी कि सरकार को भीख दी जा सके। तो वो क्या कर सकती है, वो ऋण ले सकती है। इस वादे के साथ भीख में और ऋण में यही अंतर है कि भीख में जो दिया जाएगा वो लिया नहीं जाएगा वापस, लेकिन ऋण जो है वो जब दिया जाता है तो लिया भी जाता है, और बहुत बार ऋण देने वाला उस पर ब्याज भी लेता है। तो सरकारों को यानी कि कंट्रीज को ऋण देने वाले जो लोग हैं, देनदाता, दानवीर टाइप के लोग जो हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक आता है, और उसकी एक दूसरी विंग कह लीजिए, उसकी उसी के द्वारा स्टैब्लिश एक दूसरा संस्थान है जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है,
उसका काम होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा यानी कि धन यानी कि वित्त का लोन देना। उनको जो सदस्य कंट्री होंगे, सदस्य देश होंगे, उन्हीं को ये ऋण देता है। ठीक है, तो भारत भी जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कुछ संस्थापक और प्रारंभिक जो सदस्य थे उन्हीं में से एक है। तो भारत को भी ऋण मिल जाया करता था। लेकिन 1990 आते आते अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा अब नहीं दे पाएंगे ऋण आपको, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो जो अन्य राष्ट्र हैं जो हमारे ही सदस्य हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं आप ही की तरह, उनकी शिकायत यह है कि आप उन्हें बिजनेस अपने देश में नहीं करने देते, तो अब आप खोलिए अपनी अर्थव्यवस्था को। तो ऐसी कुछ शर्तें थी जो मैंने आपसे कहा था पढ़िएगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उन शर्तों को जब भारत ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसे उन शर्तों को लागू करने के लिए एक नई आर्थिक नीति बनानी पड़ी, जिसको 1991 में चूंकि लागू किया गया था तो उसको नई आर्थिक नीति 1991 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जब नई आर्थिक नीति आ गई तो देश में तमाम तरह के आर्थिक सुधार हुए। तो इनको एक साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक सुधार भी कहा गया या आर्थिक सुधार की नीति कही गई, या इसी को नई नीति 1991 कहा गया। तो बात सिर्फ इतनी सी है। ये जो पूरा पहला पैराग्राफ है इसमें जो भी टर्म्स आए हैं, जो बातें आई हैं, अगर इनमें किसी को कोई सवाल था तो वो पूछ लीजिए। शायद स्वीटी ने यही पूछा था ना इसमें से, क्या पूछा था आपने स्वीटी? इसमें से पूछा था या कुछ और आगे का था कोई टॉपिक? ये जो पहला सर आगे टॉपिक है है, वो। अच्छा सर ये आर्थिक पहला जो सुधार। टॉपिक है यहाँ पे 3 पैराग्राफ है। इन 3 पैराग्राफों में जो बात है लगभग वो मैंने बता दी है आपको। अगर आप कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसमें एक और शब्द आया है जो मैंने अभी जिक्र नहीं किया है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक तो मैंने बोला, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ये शब्द मैंने नहीं बोला है। यही दरअसल विश्व बैंक है। ठीक है, और इसी की एक दूसरी संस्था है जो विश्व बैंक के द्वारा ही स्थापित हुई है, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत के सामने स्थिति थी कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार कम थे, तो हमें ये भी स्थिति बन गई थी कि हमने जो उधार ले रखा था हम उनका ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे। तो हम ब्याज चुकाने के लिए ऋण चाहते थे, और ऋण देते समय IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो शर्तें लगाई, उन शर्तों को निभाते हुए हमने नई आर्थिक नीति लागू की, जिन्हें आर्थिक सुधार कहा गया। अब सवाल यह है कि नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार क्या थे? ठीक, इन्हें हम जानते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि LPQ मॉडल से LPG मॉडल में शिफ्ट कर जाना ही आर्थिक सुधार था। LPQ के तीनों LPQ याद है सभी को? LPQ में L क्या था, कोई बता सकता है? नहीं, LPQ का पहले जो 1990 तक जो चल रहा था वो LPQ था। उसमें L क्या था? वो था लाइसेंसिंग। बात कीजिए, 3 चीजें थी ना, लाइसेंसिंग, फिर P से क्या था? परमिट, और फिर Q से क्या था? कोटा। मैंने बताया था ना कि पहले लाइसेंस लीजिए कि हमें ये काम करना है, फिर ये काम शुरू करने के लिए परमिशन लीजिए, फिर वही काम कितना कर पाएंगे, कितनी मात्रा में आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, इसका एक कोटा होगा। ठीक है, जैसे आपने मम्मी से परमिशन लिया कि मम्मी हमें आइसक्रीम खानी है सर्दी में। ठीक है, तो आइसक्रीम खाने का आपका लाइसेंस बना है, आपके भाई का नहीं बना है क्योंकि वो बीमार हो जाता है। तो लाइसेंस लेना था, आपने लाइसेंस ले लिया। फिर अब लाइसेंस तो आपका बना है, आप खा सकते हो, वो नहीं खा सकता। फिर जब आपको खाना है तो आपको परमिशन लेना है कि मम्मी क्या आप खा ले? मम्मी ने कहा हाँ ठीक है खा लो। फिर एक कोटा तय हुआ कि कितनी खानी है, आधी खानी है, एक खानी है, ऐसा थोड़ी कि 10 रखी 10 खा गए। तो मात्रा भी तय होगी कि कितनी खा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज हैं, पहले लाइसेंस लेंगी कंपनियां, पहले लाइसेंस लेंगी कोई काम करने के लिए, फिर सरकार से पूछेंगे मम्मी मम्मी मतलब सरकार कि क्या हमें ये काम करना है, कर सकते हैं, तो परमिशन देंगी। परमिशन का एक लेटर आएगा, ऑथेंटिकेटिंग लेटर आएगा कि हाँ ठीक है आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। फिर ये हुआ कि कितना कर सकते हैं, तो कोटा आएगा कि आप इतने यूनिट, 1 लाख यूनिट बना सकते हैं साल भर में। समझिए, LPQ से शिफ्ट हुआ LPG मॉडल। और LPG में क्या था? L जो भी कोई बता रहा था, लिबरलाइजेशन। हाँ लिबरलाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं
उदारीकरण। ठीक है, इसमें 3 नीतियां आ गई। कौन कौन सी 3 नीतियां थी? एक थी उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, दूसरा निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा भूमंडलीकरण, भूमंडल यानी कि ग्लोब, और भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक, ये 3 नीतियों को जब हमने शामिल किया तो अर्थव्यवस्था में जब हमारे देश की जो आर्थिक समस्याएं थी उनको निपटाने के लिए हमने देखा कि ये जो 3 चीजें, 3 नीतियां लागू की, इनको एलपीजी मॉडल या एलपीजी पॉलिसी भी कहा गया। तो विश्व पटल पर हमारा देश जो था वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे संबल पाने लगा, और देश की अर्थव्यवस्था जो पहले बंद अर्थव्यवस्था जैसी थी वह खुली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सके, इस बात को, इस संभावना को बल मिला इससे। ठीक है, इससे पहले यहाँ ये बताया गया है कि जो हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्रों का आधिपत्य था, इंडस्ट्री में, उद्योगों में किसका ज्यादा नियंत्रण था, किसका ज्यादा दखल था? सार्वजनिक क्षेत्रों का। और आपको पता है सार्वजनिक क्षेत्रों के जो हेड होते हैं वो प्रशासनिक होते हैं, आईएएस अधिकारी नहीं होते हैं, सीनियर अधिकारी, वही उसके प्रबंधक बनते हैं। तो उनके नियंत्रण को, प्रशासनिक नियंत्रण को कम करते हुए निजी सेक्टर को जब प्रोत्साहन दिया गया तो प्रबंधकीय नियंत्रण बढ़ गया। प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधकीय नियंत्रण में एक अंतर है। प्रशासन का काम होता है शासन करना, लोगों को डंडे के दम पे, ठीक है, लोगों को कंट्रोल में रखना कि करना होगा तुम्हें, आदेश देना। प्रशासन का नेचर क्या है? आदेश देना। और प्रबंधन का नेचर क्या है? प्रबंधन का नेचर थोड़ा मॉडरेट होता है। उसका नेचर ये नहीं कि दूसरों से काम करा लेना, उसका नेचर है दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना, उनको समझा के, उनको कन्विंस करके कोई काम कराना। ठीक है, ये निजी सेक्टर की खासियत है कि वहाँ का प्रबंधन बहुत मजबूत होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की खासियत है कि वहाँ का प्रशासन बहुत मजबूत होता है। ठीक है, प्रशासन के कुछ अपने प्लसेस हैं, माइनसेस हैं, और प्रबंधन के अपने प्लसेस और माइनसेस हैं। लेकिन जब उद्योगों की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो उसमें प्रशासन से कहीं गुना ज्यादा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो कि 1990 तक मिसिंग रहा। ठीक, 1991 की जो नीति आई उसमें चूंकि निजी सेक्टर को बढ़ावा मिला प्राइवेटाइजेशन से, और सरकार भी थोड़ा उदार हो चुकी थी, बहुत ज्यादा कूटने पीटने के मूड में नहीं थी किसी गलती पे, किसी भी व्यापारी के, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के। तो उदार हो चुकी थी सरकार और निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा था, तो इससे प्रबंधन को मौका मिला और प्रबंधन जो है वह कुशल होता चला गया, और इसीलिए अर्थव्यवस्था जो थी भारत की वह गति करती चली गई। ठीक है, अब बात यह है कि क्यों हमें जरूरत पड़ी इनकी, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जब हम आजाद हुए थे तो उस समय कैसी अर्थव्यवस्था थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन मिश्रित सर इससे अर्थव्यवस्था, पहले जो पैरा है, सर इससे पहले जो पैरा है अन्य शब्दों में नई आर्थिक नीति, सर इसमें अनुदान शब्द आया है, इसका मतलब बता दीजिए। अन्य शब्दों में जो नई आर्थिक नीति है उसमें अनुदान शब्द है। अनुदान का मतलब होता है ग्रांट, GRANT। ग्रांट का मतलब होता है कि एक निश्चित धनराशि किसी विद्यालय को दे दी जाए कि वो कोई बिल्डिंग बना ले, ठीक है, सरकार के द्वारा, या किसी अस्पताल को जो पहले से चल रहा है उसको 10 लाख रुपए मिल गए कि आप जो है ये यूनिट खोल लीजिए, ऑक्सीजन प्लांट लगा लीजिए। इस तरह की जब हमें धनराशियां गवर्नमेंट के तौर पे हम देते हैं किसी निजी संस्थान को या कभी कभी सार्वजनिक सेक्टर को ही, तो उसको ग्रांट बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक संस्था है भारतवर्ष में, बहुत पॉपुलर है, नाम है उसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका काम क्या है, जो विश्वविद्यालय चलते हैं उनको तमाम तरह की आर्थिक सहायता देना, सैलरीज वगैरह जो आती हैं टीचर्स की, वह सब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो दी गई ग्रांट होती है उन्हीं के आधार पर आती है। तो ग्रांट का मतलब है बड़ी धनराशि जो नियमित भी हो सकती है, वन टाइम भी हो सकती है। ठीक है, विश्वविद्यालयों को ये ग्रांट नियमित रूप से मिलती है, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजेस को ये वन टाइम मिल सकती है। पब्लिक को जब किसी तरह की कोई सहायता मिलती है तो उसको सब्सिडी कहा जाता है। सरकार के द्वारा जब पब्लिक को कोई सहायता मिलती है तो उसको सब्सिडी कहा जाता है, चाहे वो LPG पर मिले, चाहे वो डीजल पे मिले या फर्टिलाइजर्स पे मिले। लेकिन जब किसी संस्था को यही सहायता दी जाती है तो उसको अनुदान कहा जाता है। ऐसे समझिए, सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार क्या करती थी,
सार्वजनिक क्षेत्र को, यानी कि उनकी जो कंपनियां होती थी उनको जो है सरकार क्या करती थी कि बेसिकली तमाम तरह की आर्थिक सहायता देती थी, जिससे सरकार घाटे में चली जाती थी। तो इस नीति का सीधा सीधा मतलब ये था कि इस तरह की अनुदान समाप्त हो जाए और देश में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे, जो बाहरी थे, विदेशी थे और भारत में विनियोग करना चाहते थे, उनको तमाम तरह की दिक्कतें आती थी, उनको विनियोग बाधाएं कहा गया। उन विनियोग करने की बाधाओं को, उन बैरियर्स को, उन कठिनाइयों को दूर किया जाए। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का आवागमन यानी कि आना और जाना, यह भी भारत में बाधा रहित हो जाए, ठीक है, हर्डल फ्री हो जाए, बगैर किसी रेस्ट्रिक्शन के। जो विदेशी हैं अगर वह डायरेक्ट विनियोग करना चाहे, प्रत्यक्ष, देखिए विनियोग तो आप जानते ही हैं कि कोई विदेशी अगर भारत में विनियोग करना चाहे यानी पैसा लगाना चाहे तो उसको विदेशी विनियोग बोलेंगे। प्रत्यक्ष विनियोग क्या होता है? जब कोई विदेशी यहाँ पे कोई कंपनी की स्थापना करे और यहाँ पे प्रोडक्शन या जो भी सर्विसेज देना चाह रहा है वो व्यवसायिक गतिविधि शुरू कर दे, उसको प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग कहा जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो यहाँ पे कोई नई कंपनी ही बनाए। अगर यहाँ पे कोई नई कंपनी पहले से चल रही है और वह उसके शेयर खरीद लेता है तो उसको भी प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? अगर कोई कंपनी ऐसी है जो विदेश में ही बनी है, विदेश में ही काम कर रही है और वह अपने प्रोडक्ट यहाँ बेचना चाहती है तो उसको अप्रत्यक्ष विदेशी विनियोग कहा जाता है। ये टॉपिक हम बाद में डिटेल में जान लेंगे, लेकिन अभी आप जानिए कि विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग क्या है। कोई भी विदेशी व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट अगर भारत में कोई कंपनी की स्थापना करे, इंडस्ट्री लगाए, या यहाँ कोई कंपनी या इंडस्ट्री पहले से चल रही है उसके शेयर खरीद ले, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पर स्वामी हो जाएगा और इस तरह से इसे बोलेगी कि उसने प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग किया है। इसका आवागमन यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पैसा लगाना चाहता है तो उसका आना हो गया, और कभी अगर वह निकालना चाहे, केवल आने पर ही आपने बाधाएं खत्म न की हो, अगर वो पैसा निकालना चाहता है तो उस पर भी बाधाएं खत्म करिए। पता लगे वो आ तो गया फिर कह रहे आना तो तुम्हारी मर्जी थी, जाना हमारी मर्जी होगी, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि सरकार जब उनकी इच्छा हो तो यहाँ विनियोग करे, जब उनकी इच्छा हो तो यहाँ से पैसा निकाल ले, ये सरकार सुनिश्चित कर दे। और ये सुनिश्चित किया गया इस आर्थिक नीति में, इसीलिए इसको आर्थिक सुधार बोल दिया गया। ठीक है, ग्रांट समझ गए होंगे, विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग समझ गए होंगे, विनियोग बाधाएं आप समझ गए होंगे, तरह तरह की फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, तमाम तरह की जो उनके मन में अनिश्चितताएं होती है कि पता नहीं हम पैसा आज तो इन्वेस्ट कर देंगे, बाद में पैसा वहां से अगर विड्रा करना हो तो उस देश की सरकारें हमें अनुमति देंगी कि नहीं देंगी। ये विनियोग बाधाएं हैं, ये सारी बाधाएं सरकार ने इस नीति के अंतर्गत खत्म की थी। अब कहें कि इनकी आवश्यकता क्या थी, अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें, तो यही सब आवश्यकताएं थी, क्योंकि जब हम ये नहीं कर रहे थे तो हम पिछड़े हुए थे, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। जैसे आप कहें कि किसी का ऑपरेशन आपने क्यों किया, उसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि हमें उसे ठीक करना था, इसीलिए हमने उसका ऑपरेशन किया, है ना। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा टू द पॉइंट आप जानना चाहें संक्षेप में, तो आप जानेंगे कि पहला पॉइंट था कि औद्योगिक इकाइयां पूंजी की कमी से गुजर रही थी और प्रबंधन की अकुशलता भी थी, वह कार्य करने में असक्षम थी या शिथिल पड़ रही थी। तो अगर ये कारण है तो हमने समाधान ढूंढना होगा ना। पूंजी की कमी अगर है तो हमें पूंजी कैसे मिल सकती है? विदेशी विनियोगकर्ताओं से, जो लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो भारत में पैसा लगाना शुरू कर दें तो हमारे यहाँ जो पूंजी की कमी है वो दूर हो जाएगी। और फॉरेनर्स अगर पैसा लगाएंगे तो वे ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो उनका पैसा यहाँ लगा है उसका सदुपयोग हो। तो ये संभव है कि वो अपने यहाँ के कुशलतम प्रबंधकों को भी अपॉइंट करेंगे। हो सकता है कि वो अपने यहाँ के बड़े एक्सपीरियंस्ड हाईली पेड मैनेजर्स को लेकर के आए, तो प्रबंधन की जो अकुशलता है वह भी दूर होगी। दूसरा, क्योंकि अभी तक सारा का सारा जो नियंत्रण था वो सार्वजनिक सेक्टर का था, तो मैंने अभी बताया कि वो प्रशासनिक लोग थे, और जो प्रबंधक होता है वह दूसरा कैडर है उसका। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब यहाँ शुरू हुआ तो प्रबंधक आ गए, और इससे जो प्रबंधन की अकुशलता थी ये समस्या दूर हो जाएगी ऐसा माना गया। तो इसीलिए आर्थिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। तो पहला पॉइंट समझ गए होंगे, समझ में आया सभी को? नंदिनी, नंदिनी को Yes, आवाज sir. आ रही है?
जिसका नाम ले लो गायब हो जाता है ना। खैर, दूसरा पॉइंट क्या है, राजकोषीय और बजटीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि सरकार के टैक्स वगैरह, जहां से सरकार की इनकम आती है, सरकार का रेवेन्यू कम हो जाए और सरकार के प्रशासनिक खर्चे के, देखिए सरकार के प्रशासनिक गतिविधियों से जो टैक्स वगैरह सरकार लगाती है, उससे जो पैसा आता है उसको राजकोषीय इनकम बोलते हैं या आय बोलते हैं। और जो सरकार व्यय करती है विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक व्यय, उनको राजकोषीय व्यय कहा जाता है। तो जब आय कम हो जाए और व्यय ज्यादा हो जाए सरकार के, तो उसको राजकोषीय घाटा बोला जाता है। ठीक है, राजकोष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिस्क, FISC, फिस्क। ठीक है, और राजकोषीय के लिए फिस्कल बनता है एक शब्द, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी, फिजिकल नहीं है, फिस्कल पॉलिसी, FISCAL, फिस्कल पॉलिसीज। राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, एक साथ उन्होंने बता दिया है। राजकोष का मतलब सरकार की आय के स्रोत जो है वह कम हो जाए जब सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक व्यय होते हैं विभिन्न उनसे, तो सरकार राजकोषीय घाटे में है। और बजटीय घाटे में केवल और केवल आयगत व्यय नहीं होते या आयगत प्राप्तियां नहीं होती सरकार के, इसमें हम राजकोषीय में लगभग केवल आयगत आइटम्स को ही जोड़ते हैं। ठीक है, और जो हमारे बजटीय घाटा होता है इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों तरह की प्राप्तियां भी होती हैं और खर्चे भी होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो जो राजकोषीय घाटा है वह क्या है, सरकार की आयगत प्राप्तियां कम है सरकार के आयगत व्ययों के। और बजटीय घाटा क्या है कि सरकार की ओवरऑल जो प्राप्तियां हैं वह उनकी ओवरऑल खर्चों से कम है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसको नियंत्रित करना था। नियंत्रित तभी हो सकता है जब आपकी आय बढ़े, चाहे आय बढ़े या आपकी जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वह बढ़े। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट वो तभी बढ़ सकते हैं जब ग्रांट को कम कर दीजिए। जो फ्री में रेवड़िया बांट रहे हैं लोगों को, फ्री में जो पैसा दे रहे हैं उसका भी बंदर बाट हो रहा है। ठीक है, बंदर बाट समझते हो, मतलब उसको भी लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। जो वास्तविक लाभार्थी हैं उन तक पैसा नहीं पहुंचता था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। तो अनुदान बंद किए जाए, जब अनुदान बंद हो जाएंगे तो अपने आप सरकार का जो घाटे का बजट है वो अपने आप कम हो जाएगा, ऐसा माना गया था। तीसरा पॉइंट है मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों की ऊंचाई को स्पर्श कर चुकी थी। अब ध्यान से सुनिएगा, मुद्रास्फीति क्या होती है। आज से 10 साल पहले जो चीज जिस चीज जितने की आती थी, ये पार्ले जी का रैपर यहाँ पड़ा हुआ है, पुराना बिस्किट आपके पसंद का। ठीक है, ये जो पार्ले जी है इसमें अभी 6 बिस्किट आ रहे हैं। पहले इसका साइज इतना होता था, अभी इतने इतने बड़े हो गए हैं। ठीक है, और पहले इसमें 10 बिस्किट आया करते थे, अभी ये 6 बिस्किट रह गए, वो भी और छुटकू टाइप के बिस्किट हो गए। हाँ, तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि रुपए तो 2 ही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हो, बोलिए। सर मैं कह रही थी क्या कह रही हो, जो कह रही हो पूरा कहो, फिर से कहो, कुछ बोलो बेटा, तो आगे कंटिन्यू करना है। सर कुछ नहीं सर। तो कुछ नहीं था तो बोला क्यों, कुछ तो होगा ना, बोल दो क्या बताया। सर मैं कह रही थी अभी इस समय 8 आते हैं बिस्किट। ये हमारे वाले में 6 ही कर दिए इन्होंने, ज्यादा कटौती कर दी। सर 6 ही आते हैं, 8 नहीं आते अब। उसके यहाँ 8 आते हैं, तो कोई बात नहीं, इन पे स्पेशल कृपा है पार्ले जी वालों की। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा पॉइंट ये नहीं था कि इसमें 6 आते हैं या 8 आते हैं। पॉइंट ये है कि 2 रुपए में पहले जितना मिलता था अभी उतना नहीं मिल रहा, या उस क्वालिटी का नहीं मिल रहा। और ये किस वजह से है, ये महंगाई की वजह से। ठीक है, पहले जो टॉफी आपने देखा होगा, आपने पिछले 5-6 सालों में ऑब्जर्व किया होगा, पहले कोई टॉफी थी 50 पैसे की आती थी, वही टॉफी 1 रुपए की हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है महंगाई बढ़ी है। तो जब महंगाई बढ़ती है, हर साल बढ़ती ही है, 10 सालों में महंगाई कुछ और हो जाती है। ठीक है, तो महंगाई जब बढ़ती है तो वो रोकी नहीं जा सकती। महंगाई का बढ़ना अपने आप में एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर ये 5% तक है,
तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये लाभकारी होता है, अच्छा होता है। महंगाई 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़े तो वह अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए अच्छा भी माना जाता है, विद्वानों के हिसाब से, जो अर्थशास्त्री हैं उनके हिसाब से। जब ये 5% से ऊपर बढ़ती है तो ये थोड़ा थोड़ा हानिकारक सिद्ध होने लगती है। 6-7% तक रहे थोड़ा थोड़ा नुकसान करेगी, लेकिन जैसे ही यह 10 हो जाएगी, 10 होने का मतलब है 2 अंकों में पहुंच जाना, 10% हो जाना यानी 2 अंकों को स्पर्श कर लेना। तो मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों की ऊंचाई को स्पर्श कर चुकी थी, यानी कि उस समय 1990 के आसपास जो महंगाई थी वो कितनी हो गई थी, 10% के आसपास हो चुकी थी, और ये खतरनाक है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना था। ये क्लियर था कि इसको कंट्रोल करने में जो पुरानी आर्थिक नीतियां थी वो ज्यादा लाभ नहीं कर रही थी, यानी कि बीमार जो था अगर उसका बीपी बढ़ चुका था तो जो भी इलाज किया जा रहा था उसका बीपी कंट्रोल में आ नहीं रहा। इन्फ्लेशन एक तरह का बीपी जैसा है, अर्थव्यवस्था का जब बीपी बढ़ता है तो मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां थी उनको बदल के नई दवाइयां लानी चाहिए थी, और वो वही जरूरत पड़ गई कि नई नीति लागू कर दी जाए। समझ गए, पुरानी नीति काम नहीं कर पा रही थी तो नई नीति को लागू किया गया ताकि मुद्रा की जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की जो दर थी वो 2 अंकों तक जो पहुंच चुकी थी वो घटा करके 5% से नीचे लाई जाए, 5% के आसपास। फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। कार्यकुशलता प्रभावित हो रही थी तो निजीकरण करके नए प्रबंधक लाए जाने थे जिससे कार्यकुशलता बढ़ती। भुगतान संतुलन क्या होता है, एक्सपोर्ट हम करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से तो ये भुगतान संतुलन है अनुकूल, लेकिन जब आयात ज्यादा हो जाए और निर्यात कम हो जाए तो ये भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। इसको भुगतान संतुलन क्यों बोलते हैं, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको विदेशों में भुगतान करना पड़ता है, और जब आप इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि निर्यात करते हैं तो आपको भुगतान प्राप्त करना होता है। तो प्राप्त किया गया भुगतान अगर किए गए भुगतान से ज्यादा है तो ये अनुकूल स्थिति है क्योंकि आपको मिला ज्यादा है, और आपने दिया कम है तो ये अनुकूल है। लेकिन जब आपने भुगतान ज्यादा किया हो और आपको मिला कम हो तो ये प्रतिकूल स्थिति। तो भारत में उस समय निर्यात कम होते थे, बहुत कम होते थे, और आयात बहुत ज्यादा होते थे, तो हमारे यहाँ भुगतान संतुलन की स्थिति कैसी थी, प्रतिकूल थी। इसे ठीक करना था। ठीक है, आयात शुल्कों का अधिक होना हमारे देश में आयात को कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर रहा था। तो आयात शुल्क यानी इंपोर्ट टैरिफ्स जो थे उनको कम किया जाए, इसके लिए नई आर्थिक नीति की जरूरत थी जो कि बनाई गई। विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि हमारे निर्यात कम थे आयात ज्यादा थे तो ऑलरेडी वो बहुत घट रहा था, तो उस समय भारत को 20 मीट्रिक टन, टन होता है ना, मीट्रिक टन, 20 मीट्रिक टन सोने को गिरवी रखना पड़ा जो हमारे पास था, और तब जाकर के हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण मिला था कि हम 1990 के आर्थिक संकट से, 85-87 में आर्थिक संकट था, तो 1990 तक हम इस आर्थिक संकट से उबर पाए थे जब हमने 20 मीट्रिक टन का सोना जो था वो IMF में, जैसे बैंक से ऋण देते हैं तो हमें सोना रखना पड़ता है अपना, गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, अक्षय कुमार का एड देखा होगा कि अपना सोना जो घर में खाली पड़ा है ले आओ और पैसा ले जाओ। ऐसे ही IMF ने कहा होगा कि जो है अपना सोना दीजिए तब हम आपको ऋण देंगे। तो 20 मीट्रिक टन सोना जो है गिरवी रखना पड़ा था उस समय, और देश की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, उससे निकलने के लिए भी हमें नई आर्थिक नीति चाहिए थी। ये पॉइंट ठीक है। तो कुल मिलाकर के उस समय जो हमारे PM थे वो नरसिम्हा राव जी थे, और मनमोहन सिंह जी उस समय के वित्त मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे, बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने ही देश में LPG मॉडल की घोषणा की थी बजट में 1991। ठीक है, और इसने इस बजट में देश में तमाम तरह के सुधार भी किए। जब ये LPG मॉडल आ गया, नई आर्थिक नीति आ गई, तो सरकार ने जो कुल प्रयास किए थे उन प्रयासों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। कुछ ऐसे प्रभाव थे जो स्थायित्वकारी थे, वो प्रभाव हमेशा के लिए, लंबे समय तक के लिए प्रभाव लाने वाले थे, और कुछ संरचनात्मक उपाय थे जिसमें विभिन्न प्रकार के संस्थागत सुधार किए गए थे। तमाम तरह की जो संस्थाएं थी उनमें विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए थे। इन पॉइंट्स को आपने पढ़ा होगा या पढ़ा है, स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक उपाय? यस सर। सर ये पढ़ा था लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा था ये। हाँ, इससे पहले वाले जो टॉपिक है क्या समझ में है?
ये इससे पहले के जो 3 टॉपिक हैं वो समझ गए? यस सर। तो आज का आपका काम है, इससे पहले के जो 3 टॉपिक हैं उन पे नोट्स बना लीजिए अच्छे से। नोट्स बना के आप उन्हें पीडीएफ बना के हमारे पास भेजेंगे। आर्थिक सुधारों के लिए जो उपाय किए गए हैं इनको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा कल, ठीक है? आज की क्लास इतनी। ओके बच्चों, ठीक है? यस सर। तो और किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ये 3 टॉपिक्स में अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे पूरी करते हैं। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।